Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Students, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं. हमने जनरल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमने कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन को बहुत अच्छे तरीके से स्टेप वाइज अंडरस्टैंड किया था. सो आज हम उसी हवाले से मज़ीद न्यूमेरिकल आउटलुक्स की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि हमारे आज के नए टॉपिक में किस तरह हम न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग्स को बिल्टअप करते हैं. तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग्स कंप्लीट करते हैं. आज का टॉपिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम अनोवा भी कहते हैं. अब आपने कुछ एब्रीविएशंस भी याद रखनी है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को उसकी शॉर्ट फॉर्म्स के हवाले से क्लियर अपने माइंड में करना है. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को यानी अनोवा को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज को अगर माइंड के अंदर लाएं. हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर जी टेस्ट और टी टेस्ट के हवाले से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था. अब ये जो जी टेस्ट और टी टेस्ट है, इसमें हमने मीन्स के हवाले से अपनी अंडरस्टैंडिंग को देखा था कि किस तरह पॉपुलेशन मीन्स के लिए हम टेस्टिंग प्रोसीजर्स को करते हैं. इसी तरह मीन्स को कंपेयर करने के हवाले से भी हमने देखा था कि जी टेस्ट में और टी टेस्ट में हम दो पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस या सेम पॉपुलेशन के डिफरेंट सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करते हैं. सो जी और टी, इसमें माइंड के अंदर रखना है कि ये वो टेस्ट हैं या वो टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम वन मीन और टू मीन्स को कंपेयर करते हैं या उसको चेक करते हैं. और ये याद रखना है कि पॉपुलेशन के हवाले से बात हो रही है, यानी अगर एक पॉपुलेशन है तो उसका मीन हम टेस्ट कर रहे हैं, उसकी एस्टिमेशंस कर रहे हैं. और अगर एक पॉपुलेशन के दो सैंपल्स हैं या दो डिफरेंट पॉपुलेशन के सैंपल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो उस हवाले से दो मीन्स को हम कंसिडर करते थे, जिसमें हमने अगर सैम्पलिंग में देखें तो डिफरेंस बिटवीन मीन के हवाले से हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट की थी, वहीं से हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक भी बना था. और फिर हमने टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर इन्हीं मीन्स का डिफरेंस भी कैलकुलेट किया था. सो डिफरेंस के हवाले से भी माइंड के अंदर बाद में आपने इसको बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि हमारे पास डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है और एक जो सिंगल मीन है उसको भी हमने टेस्ट किया था, उसकी भी वैल्यू को टेस्ट स्टैटिस्टिक के थ्रू टेस्टिंग प्रोसीजर के तहत हमने उसको कंक्लूड किया था. सो अब नेक्स्ट जो हमारा यूं कह लीजिए स्टेप है, इट इज टुवर्ड्स अनोवा. अनोवा क्या है? एक तो आपने ये माइंड में रखना है, इसकी एब्रीविएशन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ठीक है, यानी आपने ANOVA से इसको इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो याद रखनी है कि जब हम इसको कंप्लीट सेंटेंस में लेकर चलते हैं तो इसकी वर्डिंग बनती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ठीक है, अच्छा, अब ये क्या चीज है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये एक ऐसी टेक्निक है, अ टेक्निक विच स्प्लिट द टोटल वेरिएंस इनटू मीनिंगफुल कंपोनेंट वेरिएंसेस. ठीक है, यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में क्या होगा कि हम वेरिएंस को, जो टोटल वेरिएंस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उस सिचुएशन में उस वेरिएंस को स्प्लिट कर देंगे मीनिंगफुल कंपोनेंट्स में. अब ये जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? ईच गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस. यानी आपने ये याद रखना है कि जितने भी कंपोनेंट्स यहां पर जनरेट होंगे, किसमें? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर हम जितने भी कंपोनेंट्स इस सिचुएशन में क्रिएट करेंगे, हर कंपोनेंट जो है वो हमें पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखने वाली है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जो है और जी टेस्ट और टी टेस्ट के मीन्स के कंपैरिजन के अंदर क्या फर्क है. तो याद रखना है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर हम 3 और मोर मीन्स आर कंपेयर्ड. यानी हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि हमारे पास सैंपल्स की तादाद जो है ऑब्वियसली 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है. उस हिसाब से फिर हमारे मीन्स की तादाद भी 3, 4, 5 या उससे ज्यादा हो सकती है. सो आप यूं कह सकते हैं कि जी टेस्ट और टी टेस्ट में हम मैक्सिमम 2 मीन्स को
कंपेयर कर सकते हैं, 2 पॉपुलेशन मीन्स को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अनोवा में हमारे पास एक एग्जिस्टेंस है ऐसी कि जिसमें हम फ्लेक्सिबल हैं या हम सुटेबिलिटी हमारे पास आ जाती है कि जिसमें हम 3 या 3 से ज्यादा मीन्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो अब आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में टोटल वेरिएंस के कंपोनेंट्स बनते हैं और हर कंपोनेंट जो है वो क्या करता है कि पॉपुलेशन, जो एक्चुअल पॉपुलेशन का वेरिएंस है उसके एस्टीमेट को प्रोवाइड करता है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? ऑब्वियसली ये जी टेस्ट और टी टेस्ट अवेलेबल हैं, तो उसकी मौजूदगी में हम अनोवा को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं? एक तो ये बिल्कुल क्लियर होगी बात कि यहाँ पर हमारे पास जो कंपेरेबिलिटी है उसमें हम 3 या 3 से ज्यादा को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी बात कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में CRD यानी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन को अंडरस्टैंड किया था, स्टडी किया था, उसी हवाले से हमारे पास और भी डिजाइन्स हैं, तो उसमें हमारे पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, यानी हम अनोवा को यूज करके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स को बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इट एनेबल्स टू नो वेदर द वेरिएंस ड्यू टू कंपोनेंट फैक्टर इज सिग्निफिकेंटली मोर देन द एक्सपेरिमेंटल एरर। हम यहां पर यह भी चीज चेक कर सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स आपने जनरेट किए हैं, हम इन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जरा गौर कीजिए कि जो अनोवा का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में उसको स्प्लिट कर देते हैं अपनी एक सिचुएशन को, एक ऐसी टेक्निक जो टोटल वेरिएंस को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करती है। सो उन्हीं कंपोनेंट्स के हवाले से हम फिर ये देखते हैं कि जो वेरिएंस कंपोनेंट्स के थ्रू बिल्ट अप हो रहा है वो एक्सपेरिमेंटल एरर को सिग्निफिकेंटली उससे ज्यादा है या कम है, हम ये देखते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मेरिट्स में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने अंडरस्टैंड करनी। इसी वजह से फिर जी और टी टेस्ट की इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू द या इन कंपेयर ऑफ अनोवा थोड़ी सी कम हो जाती है। सो हम अनोवा को यूज इसलिए भी करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एरर जो है उसको हम कंपोनेंट एरर फैक्टर से कंपेयर कर लेते हैं। सो इसीलिए इसको माइंड के अंदर रखना है कि ये अनोवा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एक्सपेरिमेंटल एरर को कंपेयर कर लेते हैं कंपोनेंट फैक्टर के वेरिएंस के हवाले से। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के डिफरेंट अजम्पशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास अजम्पशंस ऑफ अनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की कुछ डिफरेंट अजम्पशंस हैं जिनको अंडरस्टैंड किए बगैर इसकी सूटेबिलिटी या इसकी मेरिट्स को बेहतर अंदाज में समझा नहीं जा सकता। सबसे पहले कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो हमें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। देखिए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हमारे पास सैंपल्स की तादाद 3, 4, 5 या इससे ज्यादा हो सकती है। तो उस सूरत में अगर सैंपल्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर हमारे लिए जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। सो अनोवा के अंदर हम ये बात जहन में रखते हैं कि हमारे सैंपल्स जितने भी हमने सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट सैंपल्स नहीं है तो फिर हमारे लिए टेक्निक डिफरेंट हो जाएगी। उसके बाद नॉर्मेलिटी, यानी जितने भी सैंपल्स हैं वो नॉर्मल पॉपुलेशन से बिलोंग करेंगे और उनके जो मीन्स होंगे वो μ1, μ2, μ3 एंड सो ऑन टिल म्यू के जितनी हमने ट्रीटमेंट्स उसके अंदर पुटअप की है। सो ट्रीटमेंट्स के हवाले से जितने हमारे सैंपल्स होंगे ऑब्वियसली ट्रीटमेंट्स की तादाद उसी हिसाब से हमारी डिसाइड होगी। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब यह है कि जो सैंपल 1 का वेरिएंस है, सैंपल 2 का वेरिएंस है और टिल जहां तक हमने सैंपल्स को सेलेक्ट किया है इन सब सैंपल्स के वेरिएंसेस जो है वो इक्वल कंसिडर किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट अजम्पशन है दैट इज एडिटिविटी। इस एडिटिविटी को कंसिडर करते हुए माइंड के अंदर जरूर एक बात रखिए कि इस एडिटिविटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपने एडिटिव मॉडल्स को देखें, माइंड के अंदर रखें। देखिए, हमने टाइम सीरीज के अंदर डिफरेंट एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स को भी अंडरस्टैंड किया था। हमने रिग्रेशन के अंदर भी एडिटिव मॉडल्स को समझा था। सो ये एडिटिव मॉडल्स जो है वो क्यों कंसिडर किए जाते हैं कि इसमें आपने याद रखना है कि जब भी हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रोवाइड करेंगे, एक्चुअली जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, जो भी ट्रीटमेंट्स के अंदर या
आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को कंसिडर करने के लिए ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है, उस जो ऑब्जर्वेशन का मीन एक्चुअली जो वो ऑब्जर्वेशन किस तरह हमें ऑब्टेन होगी, उसके मीन को उसके एरर के साथ सम करने से। यानी आप यूं कह सकते हैं कि इंडिविजुअल मीन और एरर मिलकर ऑब्जर्वेशन को क्रिएट करेंगे। यानी उस ऑब्जर्वेशन के अंदर हम ये समझते हैं कि उसका मीन कंपोनेंट और उसका एरर कंपोनेंट दोनों शामिल हैं। सो इसी तरह ये एडिटिविटी, यानी ये 4 अजम्पशंस हम कंसिडर करेंगे तो अनोवा के अंदर हम परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको आपने समझना है कि वन वे अनोवा। वन वे अनोवा का मतलब यह है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर हम वन साइडेड यानी कॉलम वाइज अंडरस्टैंडिंग को बिल्टअप करेंगे। याद रखिए कि आपने मैट्रिसेस की डेफिनेशन में अपने मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि मैट्रिसेस के अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो टू वे अरेंजमेंट होती है। यानी हम कॉलम वाइज भी अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं, एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं, और रो वाइज भी अंडरस्टैंड करते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो पोजीशन है वो रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों सूरतों में कंसिडर की जाती है। यहां पर वन वे अनोवा का मतलब यह है कि हम वन साइडेड अनोवा को देखेंगे और आमतौर पर वो वन साइडेड कॉलम वाइज कंसिडर की जाती है। इसीलिए कॉलम वाइज जो इसकी यूं कह लीजिए इंस्ट्रक्शंस हैं या उसकी आउटलुक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर रो वाइज। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट अजम्पशन है या यूं कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि हम ये जो टेबल अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये इक्वल सैंपल साइज के लिए है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जितने भी सैंपल्स आपने सेलेक्ट किए हैं उन सब में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होंगी। ठीक है, अब कैसे इसको समझना है कि हमेशा याद रखना ये आउटलुक है, इसी की बेस पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले ट्रीटमेंट्स होंगी, हम देखेंगे फर्स्ट रो के अंदर हम ट्रीटमेंट्स को पुटअप करेंगे। ठीक है, हम ट्रीटमेंट नंबर 1, ट्रीटमेंट नंबर 2 टिल जे और फिर के, यानी हम जे एक यूं कह लीजिए कि पॉज लेते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, जे तक जाती हैं और जे से फिर शिफ्ट होती हैं के की तरफ। एक खास नंबर है कि हम उस नंबर्स तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद जो आपका फर्स्ट कॉलम है वो ऑब्जर्वेशंस है। जरा आउटलुक को, ओरिएंटेशन को, लेआउट को माइंड के अंदर रखते हुए आपने इसको समझना है, क्योंकि यही टेबल जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल की फॉर्म के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। हमारी ट्रीटमेंट्स जो है वो कॉलम वाइज चलेंगी और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो रो वाइज चलेंगी। यानी आप यूं समझ लीजिए कि जो फर्स्ट कॉलम के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको नजर आ रही हैं 1 2 टिल आई एंड देन आर, यानी आप यूं कह सकते हैं कि अगर आपके पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 1 2 3 होगा नंबर। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस 10 है तो 1 2 3 4 5 आई हो सकता है, फिर 6 7 8 9 10 जो है वो आपका आर हो सकता है। यानी आर इज द लास्ट ऑब्जर्वेशन फॉर फर्स्ट कॉलम। इसी तरह आपके कॉलम जितने ट्रीटमेंट वाइज जनरेट होंगे उन सब में ऐसे ही लिखा जाएगा और उसकी सिंबॉलिक आउटलुक जो है वो यहां पर मैंने मेंशन की हुई है। कैसे कि अगर आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसकी पोजीशन क्या बनेगी, X11। ठीक है, यानी ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है और उसकी ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अगर X21 की बात हो रही है तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ऑफ ट्रीटमेंट 1, क्योंकि ट्रीटमेंट्स हमारी यहां ये 1 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसी तरह नीचे आते जाइए तो हम जब आई के पास पहुंचेंगे तो इसका मतलब है दिस इज द ith ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट 1 एंड देन लास्ट वन इज द rth ट्रीटमेंट ऑफ rth ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट 1। rth ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं इसको, rth ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट 1। अब इसी को कॉपी करेंगे यहां पर तो हमारे पास देखिए क्या आउटलुक बनेगी, चेंज क्या होगा, जरा गौर करना है आपने इस बात पर। दिस इज X12, गौर कीजिए कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट 2। ठीक है, अगर सेकंड को देखें दिस इज X22, सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट 2, यानी जो सेकंड नंबर है वो ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मूव करेंगे हम आगे की तरफ तो अगर हम आई के हवाले से देखें तो ith ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट 2 एंड देन दिस वुड बी XR2। सो rth ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट 2, यही चीज आगे की तरफ मूव करेगी तो हम आगे देखेंगे जब तो दैट वुड बी X1J, X2J,
और फिर आगे आए तो एक्स आई जे एंड लास्ट में एक्स आर और जे। यानी ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपने माइंड के अंदर रखना है कि हमारे पास कॉलम वाइज अंडरस्टैंडिंग्स बिल्टअप होंगी। हम कॉलम वाइज नीचे की तरफ आएंगे तो इसका मतलब है कि हम ऑब्जर्वेशंस को देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। हम कॉलम वाइज शिफ्ट करेंगे तो हम इसका मतलब है कि एक ट्रीटमेंट से दूसरी ट्रीटमेंट में, दूसरी से तीसरी ट्रीटमेंट में एंड सो ऑन, हमारा सिलसिला ये एंड तक चलता रहेगा। अब होगा क्या, आगे टोटल्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास टोटल्स जो है वो रो वाइज भी होंगे और कॉलम वाइज भी होंगे, लेकिन याद रखना है सबसे पहले हमारा जो टोटल होगा वो कॉलम वाइज कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं फर्स्ट कॉलम को कंसिडर करूंगा, देखिए ये सारा कुछ आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस होगा कि फर्स्ट कॉलम है उसका आपने टोटल कैलकुलेट करना है, दैट इज T.1। अब अगर मैं सेकंड ट्रीटमेंट का टोटल फाइंड करता हूं वो क्या हो जाएगा T.2, और इसी तरह थर्ड, फोर्थ एंड जेथ को अगर मैं कंसिडर करूं तो दैट वुड बी T.J, और ये सिलसिला आगे की तरफ चलेगा। और याद रखिए जब हम इंडिविजुअल जो ट्रीटमेंट्स के टोटल को रो वाइज ऐसे मूवमेंट, देखिए आर्म की मूवमेंट को भी आपने देखना है, T.1 प्लस T.2 एंड सो ऑन टिल T.K तक हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा उसको हम कहेंगे ग्रैंड टोटल, और उसकी जो नोटेशन है, ये नाम रख रहे हैं हम, यही नाम जो है वो आगे फॉर्मूलास में इस्तेमाल होंगे। दिस इज T.डॉट जिसको हम कहेंगे ग्रैंड टोटल। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मीन्स की तरफ। मीन्स हम कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, आपको पता है कॉन्सेप्ट का कि जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उस टोटल को ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे तो पहला मीन आ जाएगा आपके पास x⁻.1, क्योंकि ये पहली ट्रीटमेंट का है। और अगर मैंने दूसरी ट्रीटमेंट का मीन फाइंड करना है तो x⁻.2 आ जाएगा, और इसी तरह ये T⁻. हमारे पास क्या आ जाएगा j। अब ये इसलिए यहां पर लिखा गया क्योंकि ये ट्रीटमेंट का मीन है, ठीक है, और यही सिलसिला एंड तक चलेगा। तो हम इसको ग्रैंड मीन के तौर पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिस वुड बी x⁻. ठीक है, ये सारी नोटेशंस आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। अब आगे चलिए, द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स। क्या होगा, जनरलाइज्ड वे में अंडरस्टैंड करना है कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लिखेंगे, ये मैं ब्लॉक में बता रहा हूं, यहां लिख देंगे दिस इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फिर सेकंड ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, एंड थर्ड एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलेगा। ये जो स्क्वायर्स आपने कैलकुलेट किए हैं, इन स्क्वायर्स को आप टोटल करेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। यहां पर क्या किया है, गौर से, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, सेकंड ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, और फिर ये सिलसिला एंड तक चलेगा। और जब हम इन सारे स्क्वायर्स को सम करेंगे तो वो सम ऑफ स्क्वायर्स यानी SS के तौर पर यहां लिखा जाएगा, यानी फर्स्ट ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हम ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रीटमेंट का इसी तरह आएगा, इसी तरह ये ब्लॉक यहां पर सेकंड ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर ये तीसरा, चौथा, जितनी आपके पास ट्रीटमेंट्स हैं उन सब ट्रीटमेंट्स की ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ स्क्वायर्स हम फाइंड करेंगे। और फाइनली फिर हम यहां पहुंचेंगे, दिस इज TSS। TSS का मतलब है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी ओवरऑल आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करने के बाद जो सम आएगा वो TSS ऑब्जर्वेशन या एब्रीविएशन के अंडर लिखा जाएगा। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस टेबल से मुतालिक जो हमने नोटेशंस या एब्रीविएशंस पढ़ी हैं इसको किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ TSS, यानी जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले अंडरस्टैंड किया है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने अब स्टडी करने हैं। वो दो कंपोनेंट्स हैं, विद इन SS, यानी हम एक कंपोनेंट को विद इन कहते हैं, याद रखना है आप लोगों ने, यानी विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, और इसको जनरलाइज्ड वे में हम इस अंदाज में कैलकुलेट करते हैं जो एरो को रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं। यानी आप यूं कह लीजिए कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से उसी के जो कंबाइन जो हमारा मीन निकला है, ओवरऑल मीन जिसको हम कहते हैं ग्रैंड मीन, हमने x⁻. ये भी हमने पिछले बोर्ड पर भी अंडरस्टैंड किया था,
हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से उस मीन को माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है, दैट इज योर टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। लेकिन बजाय इसके कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, हम क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स बना देते हैं। और कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? विद इन एसएस और ट्रीटमेंट एसएस, यानी विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स को कैलकुलेट करके हम उसको सम करते हैं, तो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट हो जाता है। सो अब यहां से हम ये कह सकते हैं, जरा गौर कीजिए कि जो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है उसकी हमने जो ऑब्जर्व एब्रीविएशन है वो रखी है एस टी स्क्वायर, और एरर जो विद इन है, विद इन सम ऑफ स्क्वायर है, उसको हम एरर से डिनोट करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और टी आर स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को एस को, यानी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है कंपोनेंट की फॉर्म में, हम उसको आउटलुक इस तरह जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मीन स्क्वायर टोटल, ठीक है। मीन स्क्वायर टोटल जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? दैट वुड बी मीन स्क्वायर एरर प्लस मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट, यानी जो मीन स्क्वायर है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का, और मीन स्क्वायर एरर्स का, और मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट्स का, यानी एरर के मीन स्क्वायर में ऐड करेंगे ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर, तो हमारे पास टोटल मीन स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये आउटलुक है, स्ट्रक्चर है, जिसको हमने यूज करना है अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर। और नेक्स्ट जब हम बोर्ड की तरफ जाएंगे वहां पर अनोवा टेबल में भी ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हमारे पास, जब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाएंगे वहां पर ये अनोवा टेबल के अंदर इस्तेमाल होंगी। सो आपने ये याद रखना है कि एमएसटी क्या चीज है, एमएसई क्या है, एमएसटीआर क्या है। सो इनको आपने एब्रीवेटेड वे में भी याद रखना है। अब नेक्स्ट जो मैंने ये स्टेप्स लिखे हुए आपको याद आ रहा होगा, यही स्टेप्स जो है हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी किए थे, और आपको याद होगा ये फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हम चूंकि हमारे पास मीन्स अवेलेबल है, हम मीन्स को कंपेयर करते हैं, सो इसलिए हम ये कह सकते हैं μ1 इक्वल्स टू μ2 इज इक्वल्स टू μ3 एंड सो ऑन, जितनी भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है उनके मीन्स को, और h1 इसके अगेंस्ट बनेगा, दैट इज इन नॉट इन इक्वालिटी। सो μ1 is not equals to μ2 is not equals to μ3 so on till not equals to μk। और उसके बाद आपको पता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम अल्फा को डिसाइड करते हैं, इट वुड बी 5%, इट वुड बी 1%, और इट वुड बी फॉर एग्जांपल 10% या 2%। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक। देखिए यहां से कि ये हमने यहां पर जो यूज किया था, दैट इज मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट को हम डिवाइड करेंगे मीन स्क्वायर एरर से, तो हमारे पास एफ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये एफ जो है वो क्या चीज है? ये एफ वो स्टैटिस्टिक है जो कि सर रोनाल्ड ई फिशर ने इन्वेंट किया था फॉर द एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस अनोवा टेबल के लिए। यानी जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किया जाता है तो हम एफ स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करते हैं, और उसका फार्मूला है एम मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर। अब उसके बाद आपको पता है कैलकुलेशंस होती हैं, हम आंसर को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद सी डॉट आर यानी क्रिटिकल रीजन, जो कि हमारा ऐसा रीजन है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमने एच नॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो यहां पे देखिए हम क्या है हमारा क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एफसी, एफसी मतलब ये एफसी जो आपका कैलकुलेटेड एफसी है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ अल्फा v1 इंटू v2। और ये याद रखना है ये v1 और v2 क्या है? दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और ये कैसे कैलकुलेट होती हैं ये हमने इसको लास्ट जो है वो पॉइंट में भी अंडरस्टैंड किया था। लास्ट लेक्चर में भी इसको हमने v1 को और v2 को अंडरस्टैंड किया था, और लास्ट बोर्ड पर भी इसको अच्छे तरीके से देखा था। सो v1 कैसे कैलकुलेट होना है, v2 कैसे कैलकुलेट होना, ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। और हम जब इनको कंबाइन करेंगे तो टेबल नंबर 9.1 जो कि आपकी बुक पर पेज नंबर 303 पर मौजूद है, उसको हम यूज करते हुए एफ अल्फा v1 और v2 कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, और उसका कंपैरिजन एफ सी के साथ करेंगे। अगर वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और अपना कंक्लूजन उस हिसाब से जनरेट कर लेंगे। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, देखिए ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है v1 और v2। सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज इक्वल्स टू विद इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस बिटवीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल है? n-1। विद इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल है? n-k। n इज ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, जो आपको पता है k इज द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, और बिटवीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू k-1। ये सारे टर्म्स है
हम लोग अभी इसको यूटिलाइज करते हैं, वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और अनोवा टेबल के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को एनहांस करते हैं। जी, अब नेक्स्ट हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा टेबल को अंडरस्टैंड करना है कि हम किस तरह फार्मूलास को यूज करते हुए जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करेंगे, उन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को किस किस कॉलम और किस किस रो में पोजीशन वाइज हमने पुट अप करना है। सो अनोवा टेबल में सबसे पहले हमारे पास है SOV यानी सोर्स ऑफ वेरिएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले हमारे पास ट्रीटमेंट है, देन एरर और फिर उसके बाद टोटल, यानी 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। इसको डिवाइड किया गया है नंबर 1 पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में K-1, देन N-K और फिर N-1। मतलब क्या है कि जब भी ट्रीटमेंट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करना है तो हमें K में से 1 को माइनस करना है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि जितनी ट्रीटमेंट्स होंगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। सिमिलरली एरर जो सम ऑफ स्क्वायर है वो कैसे, एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, हम टोटल ऑब्जर्वेशंस में से नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, आप ये बिल्कुल क्लियरली देखिए कि एरर को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में आपने अंडरस्टैंड करना है, अक्सर ये कंफ्यूजन बिल्टअप होती है। और इसी तरह टोटल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है दैट इज टोटल ऑब्जर्वेशंस -1। सो ये सारा कॉलम जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले को माइंड के अंदर रखना है इंशाल्लाह। तो फिर हम आप जब कैलकुलेशन की तरफ मूव करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेटली परफॉर्म होगी। नंबर 3 पर जो कॉलम है दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स यानी SS। अब सम ऑफ स्क्वायर्स में भी जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू होगी वो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर की होगी क्योंकि ये ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वन ESS मतलब एरर सम ऑफ स्क्वायर्स जो कि एरर को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो थर्ड वैल्यू है हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर और जो कि टोटल के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर्स को फाइंड करने के बाद हम मूव करेंगे मीन स्क्वायर्स की तरफ। अब मीन स्क्वायर्स को कैलकुलेट किस तरह करना है, आपने याद रखना है कि ये जो सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आया, देखिए ये सारी जो मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहां पर जो वैल्यू लिखी होगी वो रिप्रेजेंट करेगी ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को। आपने इस वैल्यू को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है तो आपके पास मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली जो यहां पर एरर सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, ये जो वैल्यू है ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी N-K पे डिवाइड होगी तो आपके पास मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा दैट इज ESS ओवर N-K। सिमिलरली लास्ट जो है हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स और उसका मीन स्क्वायर टोटल जो हमने कैलकुलेट करना है दैट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर ओवर N-1। सो अब जो कैलकुलेटेड F है यानी F की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है उसके लिए टोटल मीन स्क्वायर की जरूरत नहीं है हमें, यानी मीन स्क्वायर टोटल हमें कैलकुलेट नहीं उसमें यूज किया जा सकता। जो कैलकुलेटेड F के लिए फॉर्मूला है दैट इज मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को K-1 पर डिवाइड करने से ये आंसर आएगा। इसी तरह मीन स्क्वायर एरर कैसे कैलकुलेट होगा, एरर सम ऑफ स्क्वायर को N-K से डिवाइड करने से। ये जो दो आंसर्स हैं जिनको मैंने रेड से सर्कल किया है इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटेड, जिसको हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर कंपेयर करना है टेबुलर वैल्यू के साथ। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन जो एब्रीविएशंस हैं इनके फॉर्मूलाज को एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी जो सम ऑफ स्क्वायर्स हमने अनोवा टेबल के अंदर यूज किए हैं उन्हीं की आउटलुक को हम डिफाइन करेंगे। और आपको अगर इन फॉर्मूलाज को गौर से देखें तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने इसी लेक्चर के स्टार्ट के अंदर एक टेबल जनरेट किया था जिसमें हमने डिफरेंट टोटल्स को देखा था। दिस फर्स्ट वन इज करेक्शन फैक्टर जिसको C.F हम कहेंगे और वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो T है हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो कॉलम वाइज हमने टोटल देखा था और उस कॉलम वाइज टोटल को फर्दर हमने ऐड किया था तो वो हमारे पास T.T आया था। उसी T.T को स्क्वायर लेने के बाद n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर यानी TSS हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में जो है अगर शुरू की चीजें याद हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये बात क्लियर होगी कि हमने इंडिविजुअल वैल्यूज का स्क्वायर किया था कॉलम वाइज और फिर उसी सम को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया था सिग्मा डबल सिग्मा
एक्स आई जे स्क्वायर, दिस इज नॉट जे जे, दिस इज आई जे, यानी हम आई और जे दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। इस सम ऑफ स्क्वायर्स में से हमने करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है, दिस वन, ठीक है। सो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमने क्या करना है, याद रखिए, दिस इज सिग्मा टी डॉट जे स्क्वायर, यानी आप जरा माइंड के अंदर आए कि इंडिविजुअल कॉलम का जो टोटल आया था हमने उसका स्क्वायर भी लिया था, टोटल का स्क्वायर, फिर उस टोटल के स्क्वायर को हमने ट्रीटमेंट वाइज ऐड किया था, तो हमारे पास ये आंसर बिल्टअप हुआ था। उस आंसर में से हमने माइनस करना है करेक्शन फैक्टर को, तो हमारे पास TRSS यानी ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर यही जो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर है इनोवा टेबल में हमारे पास मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट के लिए कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगा। लास्ट वन है हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हमने ESS कहा। ये कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आएगा। याद रखिए कि ये जो फॉर्मूलाज है इनका लिंक उसी टेबल के साथ है जिसमें मैंने आपको इसी लेक्चर के सेकंड बोर्ड के अंदर लास्ट में हमने एक टेबल जनरेट किया था, वहां पर ये सारे सम्स हमने कैलकुलेट किए थे। सो इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको अनोवा टेबल में, जो इससे पिछले बोर्ड पर मैंने आपको समझाया, उस अनोवा टेबल में हम पुटअप करेंगे और वहां से f की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फर्दर फिर वो f की वैल्यू हमारे पास मूव करेगी कंक्लूजन के लिए। होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपने कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से इस लेक्चर को रिवाइज करें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बेस है। नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स आएंगे वो इन्हीं फॉर्मूलास की बेस पे होंगे, इसी तरह की कैलकुलेशंस होंगी और इन कैलकुलेशंस को आप अच्छे तरीके से उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।